लेक्चर नंबर 58 पार्ट 2 59 पार्ट 1 का अगर एक इंक्लूसिव बनाए तो देख भाई, कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। क्या पता इतना टाइम क्यों लग गया। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है तो एक बात क्लियर है कि डेफर टैक्स निकालना होता है। डेफर टैक्स कब निकलता है? डेफर टैक्स तब निकलता है जब फेयर वैल्यू और टैक्स बेस के बीच में डिफरेंस होता है। फेयर वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू होता है, टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट होता है। जब फेयर वैल्यू और टैक्स बेस के बीच में अगर डिफरेंस होता है तब डेफर टैक्स आता है। ठीक है, वेरी इजी। डेफर टैक्स अगर क्वेश्चन में निकालने का पड़ रहा है तुमको, तो कौन सा स्टेप अफेक्ट होता है? स्टेप नंबर 2 अफेक्ट होता है। स्टेप नंबर 2 में कैसे इफेक्ट होता है? देखो, डेफर टैक्स कब कैलकुलेट क्यों आ रहा है? फेयर वैल्यू चेंज की वजह से। ठीक है, तो जो जहाँ डेफर टैक्स वहाँ इफेक्ट करेगा जहाँ फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है। फेयर वैल्यू कहाँ चेंज होता है? स्टेप 2A में। स्टेप 2A में क्या है? स्टेप 2A इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज। ठीक है, लेकिन यहाँ डेफर टैक्स है, तो जो फेयर वैल्यू चेंज होगा वो कंसिडर उस जो प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज होने वाला है, वो जो फेयर वैल्यू है उसको डेफर टैक्स को कंसिडर करके तब हम लोग प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज करेंगे। कंसिडर करके फेयर वैल्यू चेंज को करना है मतलब नेट फेयर वैल्यू चेंज का इफेक्ट देना है। तो जब डेफर टैक्स दिया होगा तो हम लोगों का फॉर्मूला बनेगा आई एन ए का। आई एन ए इज इक्वल टू ई एस सी प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज। ठीक, ये नेट फेयर वैल्यू चेंज कैसे आता है? फेयर वैल्यू चेंज प्लस माइनस डेफर टैक्स। फेयर वैल्यू चेंज तुमको पता है कि इंक्रीज इन फेयर वैल्यू है, डिक्रीज इन फेयर वैल्यू है। वो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू पे जो डेफर टैक्स बन रहा है उसको उसमें इंक्लूड कर दो। अगर इंक्रीज इन फेयर वैल्यू है तो तुम्हारा अगर आइटम एसेट है तो वो तुम्हारा बनेगा DTL। ठीक है, तो DTL तुम्हारा इंक्रीज से माइनस कर दो, तुम्हारा नेट फेयर वैल्यू चेंज आ गया। वैसे करके तुम्हारा INA निकल जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आया जब एक पॉइंट आया जहाँ पे टैक्स दिया हुआ है और फेयर वैल्यू चेंज है। दूसरा पॉइंट, अगर टैक्स दिया हुआ है ऊपर से फेयर वैल्यू चेंज भी है और डेप्रिसिएशन भी हुआ है, तो जब डेप्रिसिएशन होता है तो तुम्हारा क्या आता है? एक्सेस डेप्रिसिएशन स्टेप 2B में। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन आता है तो डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है उस आइटम का, इसीलिए एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से तुमको अपना जो भी डेफर टैक्स तुम क्रिएट किए थे उस एसेट के ऊपर जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो रहा है, उतना तुमको अपना अथी कम रिवर्स करना होगा डेफर टैक्स। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर रिवर्स कर देना अपना डेप्रिसिएशन, डेफर टैक्स बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। तो किसी क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट दिया हुआ है तो स्टेप 2A में जाके नेट फेयर वैल्यू चेंज करना और स्टेप 2B में जाके एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर तुम डेफर टैक्स रिवर्स कर देना। ईजी। वही बात अगर आता है कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलर इन्वेंट्री बेच रहा है एट ईयर एंड, तो डे 1 जब तुम खरीदोगे उस दिन उसका स्टॉक अपने पास लिए होगे, तो स्टॉक लेने के लिए तुम फेयर वैल्यू पे लिए होगे, और अगर टैक्स रेट दिया होगा तो डेफर टैक्स को भी तुम इंक्लूड किए होगे, तो प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज रिकॉर्ड किए होगे उस टाइम। ठीक है, अब जब बेच रहा है तो ईयर एंड पे सेलर के बुक में वो है ही नहीं इन्वेंट्री, तो तुम बेमतलब ना उसको CFS में रिकॉर्ड किए थे फेयर वैल्यू चेंज और उसका डेफर टैक्स, तो उसको तुम रिवर्स कर दो तो ईयर एंड रिवर्स हो जाएगा। ईयर एंड रिवर्स होने का मतलब पोस्ट एक्विजिशन में रिवर्स होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन में रिवर्स नहीं होगा, तो स्टेप 2B में आएगा, 2A में नहीं आएगा। बस, कुछ खास नहीं है। उसके बाद इसी को लेके आगे इलस्ट्रेशन था 65 66 67। बेमतलब इतना माथा खराब हम किए हुए थे।